नमस्कार। संस्कार सिविल सर्विसेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। इस पूरे लेक्चर में आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि एमएसपी है क्या, एमएसपी को कब से इंट्रोड्यूस किया गया, एमएसपी के तहत कितने फसल हैं, एमएसपी का क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या अपने उद्देश्य पे एमएसपी खड़े उतर पाया, अर्थात एमएसपी का क्या क्या सकारात्मक पॉइंट है, एमएसपी का क्या क्या नकारात्मक पॉइंट है, एमएसपी को लागू करने में या एमएसपी जो लागू हुआ है उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, उसको भी हम देखेंगे। साथ में हम ये कोशिश करेंगे एमएसपी को और समावेशी बनाने के लिए, एमएसपी को किसान तक एमएसपी का पहुंच बनाने के लिए क्या एमएसपी में सुझाव की दरकार है, क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, इन सभी पॉइंट का चर्चा हम यहाँ पे आज करेंगे। सबसे पहले आपको जैसे ही आप सुने होंगे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे आपको यह तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि एमएसपी का मतलब ये होता है कि सरकार यह घोषणा करती है कि किसान को यह आश्वस्त करने के लिए कि आपके अतिरिक्त उत्पादन का जो मूल्य होगा, बाजार मूल्य होगा या उसको जो मूल्य होगा, वो मूल्य इससे कम नहीं होगा। और इसलिए एमएसपी का घोषणा किया जाता है ताकि किसान अधिक से अधिक उत्साह से अतिरिक्त उत्पादन करें और अतिरिक्त उत्पादन को बाजार तक पहुंचा सके। इस प्रकार अगर आप देखें तो एमएसपी को बुआई से पहले सरकार घोषणा करती है, और एमएसपी जो इंट्रोड्यूस किया गया था इसको अगर आप देखें तो सबसे पहले ये 1965 से इंट्रोड्यूस किया गया। 1965 में आप देखेंगे कि एल के झा समिति के सुझाव पर 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया। एल के झा समिति अर्थात लक्ष्मीकांत झा समिति के सुझाव पे यहाँ पे किया गया। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एमएसपी का नियमित प्रयोग जो है यह 1975-76 से प्रारंभ हुआ। वहाँ से नियमित रूप से एमएसपी का घोषणा किया जाता है, साल में 2 बार किया जाता है, खरीफ फसल के लिए, रबी फसल के लिए, और दोनों फसल में बुआई से पहले। अगर एमएसपी के तहत आने वाले टोटल फसल देखें तो टोटल आप देखेंगे 23 फसल को इसमें रखा जाता है, और एक फसल गन्ना है जिसके लिए एफआरपी की घोषणा किया जाता है। एमएसपी का घोषणा किया जाता है, उसके लिए एमएसपी का निर्धारण पहले किया जाता है। ये एमएसपी का निर्धारण करती है सीएसीपी, अर्थात आप कह सकते हैं कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये तमाम जितने भी मुद्दे हैं उन पे अध्ययन करके एमएसपी का निर्धारण करती है, और ये सुझाव के रूप में कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर को भेज देती है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इस पे अंतिम निर्णय लेती है, अर्थात इसका निर्धारण यही करती है और ये अंतिम निर्णय लेती है। ये सुझाव के रूप में यहाँ भेजती है और ये फाइनल डिसीजन लेती है। और आपने ये भी देखा कि एमएसपी के तहत 23 फसल हैं, लेकिन आपको यह जानना भी जरूरी है कि एमएसपी की अवधारणा हॉर्टिकल्चर क्रॉप तक विस्तृत नहीं है। सभी फसल उसमें नहीं है, विशेष करके हॉर्टिकल्चर उसमें नहीं है। इसके लिए जब हम आगे सुझाव देंगे उसमें यह दिया जाएगा कि एमएसपी को हॉर्टिकल्चर तक विस्तृत किया जाए, मतलब सभी फसल को इसके परिधि में रखा जाए। तो हॉर्टिकल्चर नहीं है। हालांकि हॉर्टिकल्चर के लिए सरकार ने 2015 में पीएसएफ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना की है अभी भी, और उसके तहत 3 फसल को रखा। टॉप, जिसको आप लोकप्रिय रूप में बोलते हैं टॉप से टमेटो, पोटैटो, ओनियन, टीओपी। लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हाल ही में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो सरकार ने इस टॉप से टोटल अभियान स्टार्ट किया है, अर्थात इस टॉप को और विस्तृत करने का और एक्सपेंड करने का फैसला लिया है पीएसएफ के तहत। तो सरकार प्रयास कर रही है। तो इस रूप में आपने देखा कि एमएसपी
का निर्धारण कौन करता है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे आपको ये भी जानना जरूरी है कि CACP का जो गठन है, CACP, इसका गठन, इसको हम जैसे कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसका जो गठन हुआ था, इसका पेरेंट जो संस्था था, ये इसका पहले वाला जो संस्था था उसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन अर्थात CAP था, जिसका गठन 1965 में किया गया था। लेकिन 1985 में इसको चेंज करके CACP कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा बैकग्राउंड के लिए। MSP का जो निर्धारण किया जाता है वो किस फॉर्मूला पे किया जाता है, ये आपको थोड़ा जानना जरूरी है। सरकार दावा करती है 2018-19 में, ऐसा सरकार का मानना है कि हमने MSP को 1.5 गुना कर दिया है। तो 1.5 गुना पे जो विवाद है, ये विवाद आलोचक बोलते हैं या किसान संगठन के जो नेता हैं या किसानों का जो मानना है वो 1.5 गुना क्या होना चाहिए, सरकार 1.5 गुना क्या की है। तो आपको ये समझ में होना चाहिए कि सरकार MSP का जो निर्धारण किया है A2 पे 1.5 गुना, A2 × 1.5 प्लस FL। और जो और संगठन है, जो आलोचक बोलते हैं या कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि 1.5 गुना C2 पे होना चाहिए, C2 पे 1.5 गुना प्लस FL। तो हम ये तमाम फॉर्मूला को देखते हुए हम पहले ये समझ लेते हैं A2 क्या है, FL क्या है, C2 क्या है, तो हम समझ लेंगे विवाद कहाँ पे है। A2 के तहत आता है किसान द्वारा कृषि में लगाए गए पूंजी, अर्थात जो लागत लगता है, अर्थात बीज में, पीरकनाशी में, उर्वरक में, सिंचाई में, लेबर में, श्रमिक लगाते हैं उसमें, उसके बाद कुछ मशीनरी लाते हैं बाहर से कृषि कार्य के लिए, तो उसका जो किराया होता है, ये सारी चीज़ जो लागत प्रत्यक्ष रूप से लगता है उसको A2 के तहत लाया गया। और FL क्या है, FL मतलब फैमिली लेबर, फैमिली के लोग भी कृषि में काम करते हैं, तो उसको लाया गया FL के तहत, फैमिली लेबर। हालांकि इसमें विवाद है, हम आगे देखेंगे FL में भी क्या विवाद है। विशेषज्ञों का मानना है, अगर आप यहाँ समझ लें थोड़ा बेहतर होगा, FL में जब हम सुझाव देते हैं तो उसमें विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो पारिवारिक श्रम है, सरकार घोषणा करती है, अकुशल श्रमिक का जो वेतन होता है, अकुशल श्रमिक के वेतन के अनुसार इसका निर्धारण इसमें करती है, FL में करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बिल्कुल बेकार है, बेतुका है, क्या मतलब है इसका, कम से कम कुशल श्रमिक के रूप में तो आप पैसा दीजिए, किसान को आप अकुशल समझ रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है। तो उनका मानना है कि यह अकुशल श्रमिक का जो निर्धारण करते हैं वेतन को, उसको कुशल के रूप में करिए, इसमें भी इम्प्रूव करिए। दूसरा C2 में आप देख लें, C2 में A2 आएगा प्लस FL तो आएगा ही, लेकिन और एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा ज़मीन पे लगने वाला किराया। मान लीजिए कोई विशेष एरिया पे हम खेती कर रहे हैं, उस पर तो किराया लगेगा। अगर हम इसको हम किसी और कार्य के लिए देते तो उससे ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। किसान किस लिए उत्पादन करता है, क्योंकि उसे अतिरिक्त लाभ मिले, आय सुरक्षा हो। अगर फसल से आय सुरक्षा नहीं होता है, अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता, तो क्यों खेती करेगा भाई। ऐसे ही पूरा किसान बदहाल हो गया है। आप कहते हैं अन्नदाता, यहाँ पे जिसके पास भूखे पेट रहता है वो अन्नदाता क्या खाली बोलने से थोड़े होता है। तो किस कहते हैं कि ज़मीन पे लगने वाला जो किराया है, मान लीजिए इस पे हम कोई और काम छोड़ लगा देते तो इस पे उससे ज़्यादा किराया ले लेते। जैसे उनको तो इसमें जैसे कोई गांव में खेती कर रहा है और कोई पंजाब हरियाणा में खेती कर रहा है, कोई दिल्ली जैसे महानगर में खेती कर रहा है, तो उसका भी MSP सेम है। अगर उस खेत का यूज अगर दूसरे कार्य के लिए वो करता तो उससे ज़्यादा कमा सकता था। इसीलिए उनका मानना है कि C2 को लागू किया जाए, इसमें वहाँ के लोगों को भी फायदा होगा, उनके किराया के अनुसार उनको दिया जाएगा। हालांकि C2 में बहुत सारा विवाद है, लेकिन जो कृषि संगठन के नेता हैं वो यही बोलते हैं C2 के तहत लागू किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर C2 को लागू किया जाता है, मतलब A2 प्लस FL प्लस A2 × 1.5 प्लस FL को हम लागू किए हैं, अगर उसके जगह C2 को लागू करेंगे तो वर्तमान जो MSP है इससे 40% ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है आपके पेपर में आ जाए।
तो आप एक तो ये कह सकते हैं कि विशेषज्ञों का मानना है कि इसको लागू करना अव्यवहारिक है, व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि हर इसको हम उद्देश्य में जब हम समझेंगे, एमएसपी का उद्देश्य क्या है? एकल राष्ट्रीय बाजार को निर्माण करना, कृषि उत्पाद का एकल राष्ट्रीय बाजार हो। अगर हम दिल्ली के लिए सीटू अलग रखते हैं और पंजाब के लिए अलग, हरियाणा के लिए अलग, बिहार जैसे स्टेट के लिए अलग, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के लिए अलग, तो अब तो पूरा अवधारणा ही प्रदूषित हो जाएगा ना, तो ये बेकार है। तीसरा बोलते हैं कि 30-40% अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो उपभोक्ता तक जो पहुंच है, खाद्यान्न वस्तु का जो दाम हो जाएंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे गरीब लोग खरीद नहीं पाएंगे, इससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, एक ये भी बोलते हैं। तो तमाम आलोचना है। अगर आपको ऐसा सीटू के बारे में आ जाए या उस पर आलोचनात्मक परीक्षण करने आ जाए तो 2-4-5 पॉइंट दे के बता सकते हैं सीटू तो ठीक है, लेकिन इसमें कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि ये सब भी समस्याएं हैं। अब हम हालांकि और समस्या हम आगे देखेंगे, लेकिन अब हम यहाँ तो एमएसपी का निर्धारण हो गया। एमएसपी का निर्धारण सरकार A2 × 1.5 FL पे करती है, लेकिन कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह C2 × 1.5 + FL पे हो। आगे देखें, एमएसपी का निर्धारण करती है, एमएसपी की घोषणा करती है, लेकिन एमएसपी के तहत अनाज का कौन खरीद करेगा? तो खरीद बोलता है, सरकार का मानना है, सरकार एक संस्था का निर्माण किया, FCI, आपको पता ही होगा FCI को यह जिम्मेदारी दे दिया गया कि आप किसान के अतिरिक्त उत्पादन को खरीदिए, उसका भंडारण करिए, और भंडारण करके जो कमज़ोर तबका है समाज को, उसको पीडीएस के तहत उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो FCI का गठन अगर आप देखें तो 1964 में FCI का गठन होता है। इससे यह है कि किसान को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराया जाए, अगर ज़रूरत पड़े तो बाज़ार में हस्तक्षेप भी किया जाए ताकि कीमत को नियंत्रित किया जा सके। FCI का ये भी है, खाद्य सुरक्षा को अगर FCI के बारे में आ जाए तो अतिरिक्त जानकारी के बारे में है कि खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना FCI का काम है। और ये सब आपने देखा। अब हम सबसे पहले देख लें बैकग्राउंड के बाद कि एमएसपी का क्या उद्देश्य था, एमएसपी लागू करने का उद्देश्य क्या था। तो एमएसपी लागू करने का उद्देश्य थे 3 उद्देश्य को हम बांट सकते हैं। सबसे पहले किसान का क्या उद्देश्य था? किसान को सबसे पहले उसको अतिरिक्त उत्पादन का उचित लाभ मिले, लाभ नहीं मिल पाता था, एक तो ये होगा। उसके बाद अतिरिक्त उत्पादन का किसानों को उचित मूल्य मूल्य मिल जाएगा, या अतिरिक्त उत्पादन के लिए जब वो मूल्य मिलेगा तो अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे। क्योंकि देखेंगे आप हाल ही में आप देखेंगे टमाटर प्याज किसान सड़क पे फेंक देते हैं, इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि किसान को अतिरिक्त उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पाता है। इस दृष्टिकोण से सरकार का ऐसा मानना है कि अगर उसको उचित मूल्य मिल जाएगा तो किसान प्रोत्साहित होंगे और हम अधिक से अधिक उत्पादन कर पाएंगे। किसान बाजार के अनिश्चितताओं से सुरक्षा मिलेगी, जैसे टमाटर कभी 10 रुपये केजी हो जाता है तो कभी 40 रुपये केजी हो जाता है, कभी 80 रुपये केजी भी टमाटर होता है, दिल्ली में हम लोग देखते हैं। प्याज को देख लीजिए, कभी 120 रुपये केजी हो जाता है। तो ये जो अनिश्चितता है बाजार का, इससे सुरक्षा मिले किसान को। कभी आलू उत्पादन करता है तो आलू 2 रुपये केजी, जब किसान उत्पादन करेगा तो 2 रुपये केजी, इससे किसान खेत में ही छोड़ देता है, क्योंकि जितना उसका श्रम लग रहा है उतना भी उत्पादन नहीं हो रहा है, तो ये नुकसान है। तो इस नुकसान को पूरा करने के लिए, खत्म करने के लिए ये काम किया गया। अगर उपभोक्ता के दृष्टिकोण से करें तो FCI का निर्धारण, यहाँ पे FCI गठन किया गया। अब वो जो फसल खरीदेगी FCI, वो फसल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, सबसे पहले गैर कृषकों को अनाज उपलब्ध होगा, जो कृषक नहीं है, कमज़ोर वर्ग है, उनको अनाज उपलब्ध होगा। उस दूसरे दृष्टिकोण से भी कहेंगे कि इससे क्या होगा, एक प्राइस स्टेबल रहेगा, जिससे गैर कृषक भी आसानी से और कम कीमत पे खरीद सकते हैं। गरीबों की खाद्य सुरक्षा संभव होगी PDS के तहत, जैसा कि आपने देखा। नियंत्रित मूल्य पे खाद्यान्न की उपलब्धता होगी। तो ये उपभोक्ता के संदर्भ में है।
अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो एमएसपी का उद्देश्य था कि राष्ट्र के स्तर पे एकल मूल्य वाले कृषि बाजार का निर्माण करना। अगर गेहूं का कीमत 1900 है या 2000 है तो जम्मू कश्मीर में भी 2000 होना चाहिए। तो इस रूप में किसान सरकार सोची थी। राष्ट्रीय स्तर पे कृषि का समग्र विकास हो, अगर अतिरिक्त उत्पादन मिलेगा, अतिरिक्त उत्पादन का लाभ मिलेगा तो एक समग्र विकास कृषि का हो पाएगा, जो कृषि का जर्जर स्थिति था। राष्ट्रीय स्तर पे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। व्यापक मात्रा में लोग भूखमरी के शिकार थे, अभी भी हैं, अभी भी तो माना जाता है। तो इससे एक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगा। तो इस उद्देश्य के लिए सरकार ने एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया तो इसके बहुत सारे फायदे भी हुए। तो उस फायदे को अगर हम सकारात्मक पॉइंट क्या है इसको अगर देखें तो आप कह सकते हैं कि भारी मात्रा में अनाज का उत्पादन हुआ। जैसा कि आपने देखा कि 1965 में एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर वहाँ से तुलना करें वर्तमान समय में तो आप कह सकते हैं कि 1965 में जो 1960-61 में जो कृषिगत वस्तुओं अर्थात अनाज का जो उत्पादन था वो था 83 मिलियन टन था, 83 मिलियन टन। लेकिन 2019-20 में अगर अनाज का उत्पादन देखें तो 310 मिलियन टन, अर्थात 4 गुना कृषि पदार्थों का उत्पादन हुआ है। तो भारी मात्रा में उत्पादन हुआ, कितना है, लगभग 310 मिलियन टन 2019-20 में। तो भारी मात्रा में उत्पादन हुआ। यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आपके पास ये जानकारी है तो। अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही जब कृषि स्टार्ट किए थे उस समय हम लोग यहाँ पे ये शब्द कहे थे कि हम लोग खाद्यान्न संकट हमारे देश में था, वहाँ से हम आत्मनिर्भर हुए और वहाँ से कृषिगत उत्पादों का हम निर्यात करने वाले देश की श्रेणी में पहुँच गए। तो आत्मनिर्भर भी हो गए। किसान की आय में भी वृद्धि हुई। किसान जो बाजारों के अनिश्चितताओं से चिंतित रहता था उससे किसान मुक्त हुआ। किसान इस उद्देश्य से उत्पादन करता है कि हमारा कीमत सुरक्षित है। तो किसान की आय में वृद्धि हुई। खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करने में ये अहम योगदान दिया। एफसीआई के माध्यम से खरीदी एमएसपी के तहत और वहाँ से पीडीएस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो एक ये भी है। उसके बाद कृषि में नए तकनीक का व्यापक प्रसार हुआ। नई तकनीक का उस समय जब 1960 के दशक में किया गया था तो व्यापक मात्रा में कृषि का आधुनिकीकरण नहीं था। अतिरिक्त उत्पादन के लिए और अतिरिक्त लाभ के लिए किसान प्रोत्साहित हुए, जिससे कृषि का आधुनिकीकरण हो पाया। नई तकनीकों का उसमें प्रयोग प्रारंभ हो गया और कृषिगत उत्पादन के लिए कीमत की भी स्थिरता यहाँ पे देखने को मिली। साथ में अगर देखें तो क्रॉपिंग पैटर्न को आवश्यकता के अनुसार सरकार मोड़ दिया। अर्थात सरकार को लगा कि भाई स्टार्टिंग में देखेंगे 1965 के दशक में तो हमें चावल और गेहूं के तरफ क्रॉपिंग पैटर्न को मोड़ा ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो, हम खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्न आत्मनिर्भर हो सके। लेकिन अब 2017-16 के दशक में समय में देखें तो वहाँ पे सरकार क्या करती है, दाल पे अधिक एमएसपी फोकस कर रही है, एमएसपी दे रही है, दाल को प्रमोट कर रही है। अर्थात दाल पे अतिरिक्त एमएसपी देके क्रॉपिंग पैटर्न को दाल की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही है। तो सरकार ये एडवांटेज भी है क्योंकि दाल का क्राइसिस हो गया था अभी से 2 साल पहले, आपने देखा होगा। तो ये एक फायदा है, सरकार अपने खाद्यान्न जनसंख्या की आवश्यकता के अनुरूप क्रॉपिंग पैटर्न को मोड़ देती है। लेकिन उपर्युक्त सकारात्मक जो रवैया है, सकारात्मक पक्ष है, इसके अलावा कुछ नकारात्मक भी हैं। एमएसपी से बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? सबसे पहले ये देखें कि दालों और मोटे अनाज के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा, एक तो ये है। दूसरा, सीमित किसान तक इसका पहुंच है। माना जाता है कि जितने भी किसान भारत में हैं, अर्थात 100 किसान अगर हम लेते हैं ओवरऑल, तो 20% किसानों तक ही एमएसपी की जानकारी है। और इस 20 में अगर देखें तो मात्र 15% किसान एमएसपी के तहत फायदा ले पाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं 20 का 15% 6 किसान, अर्थात
टोटल 100 किसान में मात्र 6 किसान एमएसपी के तहत लाभान्वित होते हैं, जो एमएसपी की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है। ये नेगेटिव पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखना है। प्रादेशिक असंतुलन आया मतलब एमएसपी के तहत प्रादेशिक असंतुलन है। कैसे है? एक रिसर्च में ऐसा देखा गया कि एमएसपी के तहत जो उत्पादन किया गया, खरीद किया गया, एमएसपी के तहत जो खरीद किया गया, यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, इन 5 स्टेट में जो खरीद किया गया, टोटल खरीद का भारत में जितने भी खरीद हुए हैं एमएसपी के तहत, इसका 90% 5 स्टेट में ही खरीद लिया गया। तो फिर 10 और जो 10% है, 10% टोटल ऑल ओवर रेस्ट जो स्टेट है उसमें खरीदा गया। थी क्या असंतुलन नहीं है? तो और क्या है, एमएसपी के तहत कुछ राज्यों को ही मिल रहा है और एमएसपी के तहत बड़े किसानों को ही फायदा हुआ, छोटे किसान इससे पूरा उपेक्षित रहे, तो ये भी नेगेटिव है। उसके बाद प्रादेशिक असंतुलन तो आपने देखा, विशेष करके अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो विशेष करके बिहार के किसान, उसमें लिख सकते हैं कि बिहार का मैक्सिमम किसान आप देखें तो लघु और सीमांत है। 90% से अधिक किसान, 95% से अधिक लघु और सीमांत है। इस दृष्टिकोण से बिहार एमएसपी के तहत एकदम उपेक्षित है, तो यहाँ पे एक पॉइंट रख सकते हैं। उसके बाद फसलगत असंतुलन भी हुआ। इसमें देखेंगे कि जिस पे अधिक एमएसपी है किसान उसको उत्पादन कर रही है, जिस पे एमएसपी नहीं है उसको उपेक्षित कर रही है किसान। तो फसलगत असंतुलन अर्थात चावल और धान का देखेंगे अत्यधिक उत्पादन हुआ और उत्पादन में कमी देखी गई, तो एक ये भी है। और अगर देखें तो अनाजों का निजी व्यापार प्रभावित हुआ। जो मुक्त रूप से अनाज का व्यापार हो रहा था उस व्यापार में ये एमएसपी बाधा आया, क्योंकि एफसीआई को कहा गया कि आप अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें हस्तक्षेप करिए बाजार में, तो एक तो ये भी हुआ। उसके बाद एफसीआई पर खरीद का दबाव ज़्यादा बढ़ा। इससे क्या हुआ, एफसीआई के पास आधारभूत ढांचा का कमी है अर्थात भंडारण। इस वजह से क्या हुआ, व्यापक मात्रा में फसल नष्ट हो गए, सड़ गए, बेकार हो गए, तो एक ये भी एमएसपी का नेगेटिव पॉइंट है। एमएसपी के लिए डब्ल्यूटीओ से जुड़ी चुनौती भी है, जैसे कि आप डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ेंगे, दोहा वार्ता, बाली वार्ता, हालांकि हम स्टार्ट करेंगे डब्ल्यूटीओ को। तो इसमें क्या किया गया, कहा गया है कि भारत सबसे ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है, तो भारत को पीस क्लाउज मिला है, तो वो बहुत अस्थायी है और पूरे विकसित देश भारत पे प्रेशर बना रहे हैं कि आप एमएसपी को मत दीजिए। तो इससे क्या होगा, डब्ल्यूटीओ में भी इसमें चुनौती, डब्ल्यूटीओ से भी हमें मिल रहा है चुनौती, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। बिहार जैसे राज्य को इसे पूरा उपेक्षित एमएसपी से उपेक्षित हुआ है। 2000 ये आपका एमएसपी के तहत खरीद भी नगण्य रूप में हुआ है। उत्पादन जहाँ पे हम इतना कर लिए हैं वहाँ पे खरीद एकदम नगण्य हुआ है। एक तो हम बोलते हैं अतिरिक्त उत्पादन का हम ज़्यादा खरीद करेंगे, लेकिन ऐसा सिर्फ दिखावा है, नहीं कि जैसे एक डेटा के अनुसार आप देखें कि 2003 से 2002 से 2003 के बीच में 2002-03 से लेकर 2017-18 अर्थात 15 साल में 2002 से 2017 के बीच में जो उत्पादन हुआ है वह गेहूं का उत्पादन 1340 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन खरीद कितना हुआ एमएसपी के तहत, 358.8 अर्थात कह सकते हैं 358.8 अर्थात आप लगभग कह सकते हैं 360 मिलियन टन। जो 1340 मिलियन टन उत्पादन हुआ गेहूं का, खरीद हुआ मात्र 360 टन लगभग। तो ये कितना एकदम 25%, लगभग 25%, उससे भी कम है एमएसपी के तहत खरीद हुआ। धान का देखें, धान का लगभग 1560 टन हुआ है इसी अवधि के दौरान 2002-03 से 2017-18 के बीच में 1557.7 मिलियन टन अर्थात कह सकते हैं 1557 मिलियन टन, लेकिन खरीद हुआ है मात्र 486 मिलियन टन। 25%, मात्र 25%, इसका लगभग 25% खरीद किया है, तो खरीद भी एकदम नगण्य है। इस रूप में समस्या है।
और दूसरा समस्या ये है कि जिन स्टेट में एफसीआई का ढांचा नहीं है, एफसीआई बोलता है कि जो बाजार के जो व्यापारी होते हैं उनको सौंप देता है कि आप खरीद लो। इससे क्या होगा, वो व्यापारी क्या करते हैं, व्यापक मात्रा में किसान का शोषण करते हैं। एक ये भी नुकसान है। दूसरा नुकसान, विशेषज्ञों का मानना है कि जो एमएसपी है यह कीमत सुरक्षा तो दे रही है लेकिन आय सुरक्षा नहीं दे रही है। मान लीजिए अगर बाढ़ आता है, जैसे बिहार जैसे स्टेट है जहाँ पे बाढ़ और सूखा निरंतरता, दोनों की निरंतरता होती है, इस दृष्टिकोण से अगर देखें, धान लगाए और बाढ़ आ गया, इससे क्या हुआ, पूरा धान बर्बाद हो गया, जमा और उपज ही नहीं है तो क्या हम एमएसपी के तहत बेचेंगे? तो जब उत्पादन ही नहीं है तो बेचेंगे क्या? अर्थात कहा जाता है कि एमएसपी में ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे कीमत सुरक्षा के साथ भी आय सुरक्षा दिया जा सके। हालांकि आय सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी है तो हम उसको देखेंगे, लेकिन आलोचना में ये हम आप लिख सकते हैं। इस दृष्टिकोण से एमएसपी की जो तमाम समस्या है इसको देखते हुए सरकार काम भी कर रही है। जैसे एमएसपी का कीमत नगण्य है तो 2017-18-19 में सरकार ने एमएसपी को 1.5 गुना कर दिया है, तो आप लिख सकते हैं। उसके तहत एमएसपी में रिफॉर्म लाने के लिए शांता कुमार समिति का गठन किया और उसके सुझाव के अनुरूप बहुत से स्टेप ले रही है। और आपको आ जाएगा शांता कुमार समिति, एमएसपी के रिफॉर्म के लिए शांता कुमार समिति का क्या क्या सुझाव थे, तो आप दे सकते हैं 3-4-5 पॉइंट आप। हालांकि शांता कुमार समिति आप पीडीएस पढ़ेंगे, उसमें भी पीडीएस में सुधार के लिए, एफसीआई में सुधार करने के लिए शांता कुमार समिति का बहुत ही पॉपुलर वो सुझाव है जो एक ही साथ दिया गया था, 9 सुझाव, जिसमें 3-4 यहाँ पे है, 3-4 हम पीडीएस पढ़ेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें हम देखेंगे। तो इसमें एमएसपी, शांता कुमार समिति का मानना है कि एमएसपी के तहत जो पूर्वी भारत और जम्मू कश्मीर उपेक्षित है उसको भी शामिल किया जाए, उसमें खरीद को अतिरिक्त बढ़ावा दिया जाए। अर्थात उसमें विशेष करके अपना कह सकते हैं बीपीएससी दे रहे हैं तो बिहार को ला सकते हैं। एमएसपी के तहत बोनस को हतोत्साहित किया, जैसे एमपी जैसे स्टेट है वो क्या करती है, एमएसपी के ऊपर बोनस भी देती है, तो ये अगर ऐसा किया जाए तो फिर सब बेकार हो जाएगा ना। तो इनका मानना है कि एमएसपी के तहत बोनस को हतोत्साहित किया जाए। एफसीआई सभी खरीद कार्य राज्य को सौंप दे, जहाँ पे ढांचा विकसित है वहाँ पे राज्य को सौंप दे, जहाँ पे विकसित नहीं है वहाँ पे कोशिश करे उसको विकसित करने का और वहाँ पे काम करे। उसके बाद जिनके पास पर्याप्त अनुभव है, बुनियादी ढांचा है, उनको बोले खरीदे। एफसीआई भंडारण कार्य के लिए सुझाव देती, शांता कुमार समिति सुझाव देते हैं कि भंडारण कार्य के लिए पीपीपी मॉडल पे भंडारण स्टोरेज बनाना सरकार को चाहिए, पीपीपी मॉडल पे। और उसके बाद किसान को डीबीटी के माध्यम से प्रति हेक्टेयर 7,000 रुपये मुहैया दे दे, जैसे हाल में पीएम किसान स्टार्ट किया है। हालांकि इसी के तर्ज पे है, लेकिन आप देखेंगे कि ये बोले थे कि 7,000 प्रति हेक्टेयर डीबीटी के माध्यम से किसान को दे दिया जाए, लेकिन सरकार ने किसी और दूसरे तरीके से वो का यूज कर रही है, तो डीबीटी के माध्यम से एक ये भी दी थी। इस प्रकार शांता कुमार के सुझाव है। लेकिन आपको अन्य सुझाव दिए पूछा जाए एमएसपी को दुरुस्त करने के लिए क्या किया जाए, तो आप दे सकते हैं कि एमएसपी का निर्धारण करते समय कुशल श्रमिकों की मजदूरी को ध्यान में रखें। जैसे कि यहाँ पे एफएल के समय हम बताए थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुशल श्रमिक का यहाँ पे वेतन दिया जाता है एफएल में, उसके वेतन के अनुरूप एमएसपी का निर्धारण करता है। तो ये बोलते हैं कि कुशल श्रमिक अकुशल की जगह पे कुशल करे, एक ये सुझाव दिया जाता है। दूसरा, आप 23 फसल तक है तो ये बोलते हैं उसमें हॉर्टिकल्चर को भी अब शामिल किया जाए, अर्थात सभी फसल तक एमएसपी का पहुंच हो। दूसरा हो गया। तीसरा, इसका निर्धारण C2/1.5 FL जो विवाद है इस पे मिले ताकि किसान की आय सुरक्षा बढ़े, सभी किसान तक पहुंच हो, सभी किसान तक इसका पहुंच हो। इसके लिए डीपीपी लागू हो। डीपीपी मतलब ये होता है डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट। बिहार जैसे स्टेट या झारखंड जैसे स्टेट या उड़ीसा जैसे स्टेट या नॉर्थ ईस्ट के जैसे स्टेट एमएसपी पे अपने सामान को इसलिए नहीं बेचते हैं क्योंकि इन जैसे राज्यों में एफसीआई का विद्यमान ढांचा विकसित रूप से विद्यमान नहीं है।
तो ये लोग क्या करते हैं, व्यापार को दे देते हैं, व्यापारी शोषित करते हैं। तो इनका मानना है कि जिस स्टेट में नहीं है विकसित, उस स्टेट में आप डीपीपी लागू कर दें, अर्थात डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट, अर्थात वो खुले बाजार में अपना उत्पादन को बेच देगा किसान। और मान लीजिए एमएसपी 2000 रुपये है और वो अगर उत्पादन गेहूं बेच रहा है, मार्केट प्राइस मान लीजिए 1800 है, तो किसान अगर बाजार में बेच रहा है तो बाजार में ही बेच दे, और जितना कम है 200 रुपये कम उसको एमएसपी से 200 कम मिला है तो 200 उसके अकाउंट में सरकार डीबीटी के माध्यम से भेज दे। तो ये लागू किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो ये दे सकते हैं आप, ये अच्छा सुझाव है। उसके बाद इससे क्या होगा, इससे एक और फायदा होगा कि जैसे उसमें बोला जाता था कि C2 पे अगर लागू होगा तो क्या होगा, जो खाद्यान्न का दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। इससे अगर किसान के अकाउंट में जाएगा तो एमएसपी भी कंट्रोल रहेगा, मार्केट प्राइस भी कंट्रोल रहेगा, और एमएसपी सरकार अपने अनुसार बढ़ाती रहेगी, लेकिन मार्केट प्राइस, अनाजों का मार्केट प्राइस फ्लैक्चुएट नहीं होगा और महंगाई भी कंट्रोल रहेगी। देखिए ये है, एमएसपी के लिए प्रत्येक किसान तक सूचना उपलब्ध हो, इसके लिए मिशन मोड स्तर पे काम करे सरकार। व्यापक स्तर पे डीडी किसान चैनल के माध्यम से हालांकि काम कर रही है, किसान कॉल सेंटर के माध्यम से, बिहार में किसान चौपाल के माध्यम से काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा तीव्र करने की ज़रूरत है। इसमें 2-3 पॉइंट डाल सकते हैं जो आपको याद है। पंचायत के स्तर पे भी कार्य किया जा सकता है। हर एक पंचायत पे भंडारण का कार्य बढ़ाए, हर एक पंचायत पे जागरूकता का काम करे, सरकार ऐसा काम कर सकती है। वो उसके लिए पंचायत को चुना जाए, पंचायत में विशेष व्यवस्था किया जाए। इसके लिए WTO में भी सरकार को लॉबिंग कर किसान के हित को सुरक्षित रखना चाहिए। बोला जिस रूप में WTO में बार बार भारत पे दबाव दिया जा रहा है, तो सरकार ऐसा ना करे कि WTO में किसान का हित उपेक्षित करके भारत एग्रीमेंट कर ले। तो बोले इसके लिए जैसे पीस क्लॉज लाए हैं उसी के अनुरूप कोई अस्थायी प्रावधान लाए और किसान को आय को सुरक्षित करें। इस रूप में आपने देखा कि कैसे किसान की कीमत सुरक्षा से आय सुरक्षा तक पहुंचेगा और किसान की आय 2022 तक दोगुना हो सकता है। इसमें एमएसपी का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि आपने जब कृषि विपणन प्रणाली पढ़ा था उसमें भी आप देखे थे कि किसान जो विपणन प्रक्रिया है कैसे बेहतर किया जाए और कैसे किसान की आय सुरक्षित होगी। जब हम पढ़ेंगे किसान की आय कैसे दोगुना किया जाए, उसके लिए सरकार क्या कर रही है और क्या क्या समस्याएं हैं, उसमें हम यहाँ से भी मैक्सिमम पॉइंट को लेंगे एमएसपी के तहत 4-5 पॉइंट को जो वहाँ पे फिट बैठेगा और विपणन प्रणाली से लेंगे। हालांकि हम ओवरऑल एग्रीकल्चर का हम वहाँ पे रखेंगे। इस रूप में आपने देखा कि एमएसपी क्या है, एमएसपी से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, एमएसपी के लिए क्या सुझाव दिया जाए ताकि एक समावेशी एमएसपी का माहौल बन सके और हर एक अन्नदाता इसके तहत लाभान्वित हो और अपनी जो आय सुरक्षा है, आय सुरक्षा को सुरक्षित करने में वो सफल हो सके। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार को और व्यापक मात्रा में और ज़्यादा युद्ध स्तर पे प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि जो किसान सदियों से प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, वह भारत एक गाँवों का देश होने के नाते कम से कम भारत का किसान समृद्ध, सुखी और एक खुशहाल जिंदगी बसर कर सके। तभी हमारा अन्नदाता और हमारा खाद्य सुरक्षित हो पाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर आपको इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर कर लेते तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे, जब आपको अच्छा लगे तब करिए। उसके बाद अगर शेयर कर दें, अगर किसी को रिकमेंड कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो।
और साथ में ही हम इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप भी सुरक्षित रहिए और हम भी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।